फिर हमने सीखा था कोलिजन सीखा था, ठीक है। कोलिजन में हमने बात की थी कि कोलिजन जो थे दो कैटेगरी में आते थे। एक था बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे तीन तरह के थे, इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक। और दूसरे तरीके से कर रहे थे कि किस तरह से वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक था हेड ऑन कोलिजन और एक था ओब्लिक। हेड ऑन ओब्लिक की पढ़ाई अभी नहीं हुई है। अभी बात करते हैं अब इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन ऐसा था जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम हर एक कोलिजन में कंजर्व रहता है। और इलास्टिक की खास बात क्या होती है कि उसमें ये भी कंजर्व रहता है, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था कि ये दो कंसेप्ट से, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हमने दो बातें सीखी थी। कि एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल होता है। यही दो कंसेप्ट थे, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से हमने बात क्या सीखी थी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और फिर हमने यहाँ पे अगर हमको मास दिया जाता था, अगर m1 m2 u1 u2, तो हम इसकी हेल्प से v1 और v2 को भी निकाल सकते हैं। हमने v1 और v2 का फॉर्मूला भी देखा था, ठीक है। मैंने तुम लोग को बोला भी था कि किसी एक फॉर्मूले को याद कर जाने के लिए और दूसरा आप खुद से बना करके लिख सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे अगर ये m1 u1 m2 u2, ये m1 m2 u v1 v2, ठीक है। ये ऐसे इसका कोलिजन होता था। और 40 मिनट की क्लास है आज, ठीक है। तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो ये इस तरह से हो जाएगा कोलिजन, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने क्या सीखा था, इस पूरे प्रोसेस में हर पॉइंट पे जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद, कोलिजन के वक्त पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो होती है वो कंजर्व रहती है। कोलिजन के समय में काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। और जब वो बॉडीज सेपरेट हो जाते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वापस से वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी में दोनों बॉडीज को मिल जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में क्यों बदलता है, क्योंकि जब वो बॉडीज टकराती हैं तो थोड़ी एक दूसरे को दबा देती है, ठीक है। दबाने से क्या होता है, उनका बड़ा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उस समय के लिए, जब कोलाइड हो रही होती है वो ऐसे, जब कोलाइड हो रही होती है, ठीक है, थोड़ा चिपक जाती है बॉडी। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था V2 का फॉर्मूला क्या था, 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1। और V2 का ये फॉर्मूला था, और V1 का खुद से बना लो, है ना। 2m2 u2 m1 प्लस m2, जहाँ 2 वहाँ 1, जहाँ 1 वहाँ 2 प्लस m1। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि केसेस हमने डिस्कस किए थे। अगर मान लो दोनों बॉडी का इक्वल मास होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती थी, एक्सचेंज हो जाती थी। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, ठीक है, उसमें जैसे कि पेंडुलम वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि किस तरह से ऐसे करके बॉडी जाके टकराती है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये एक लेके जाएंगे तो एक उठेगा, दो लेके जाएंगे दो उठेगा, ठीक है। तीन लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये तीन इधर लेके गए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर तीन लेके जाते तो ऐसा हो जाता, ये तीन गए इधर, ठीक है। तो अब जब हिट करेगा ना, ये दोनों तो रेस्ट में आ जाएगा, तीन गए थे इधर, इधर से तीन जाएंगे तो ये दोनों रेस्ट में आ जाएगा, और ये तीनों फिर जो होगा आगे जाएगा, क्योंकि तीन उठे, तीन आगे भी बढ़ेंगे। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो वहां पे मोमेंटम का कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन
बिल्कुल से लागू होता है, ठीक है। उन दोनों को ही फॉलो, वो दोनों लॉ को फॉलो करने के लिए इनका मोशन इस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की। व्हेन m1 इज मच मच मैसिव देन m2। अगर मान लो m1 है, ये m2 है, अगर m1 m2 से बहुत भारी तो क्या सिचुएशन आएगा देखो। मैं ये वाला यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या सेकेंड केस, व्हेन m1 इज मच मच ग्रेटर देन m। क्या तुमको ये सिचुएशन तुम कभी विजुअलाइज कर सकते हो? जैसे कि अगर मास m1 m2 से बहुत बड़ा है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मान लो ये m1 जो है हमारा ट्रक है, बहुत भारी मास है, और ये एक साइकिल वाला है, ठीक है। अब ट्रक का मास जो होता है वो क्या कहते हैं, टन्स में होता है, मतलब कुछ नहीं तो उसका मास जो होगा 10,000 किलोग्राम, ठीक है। कितना भारी होता है, साइकिल का मास कितना होगा, साइकिल का मास 10 kg भी नहीं है उसके सामने, और ये कहा 10,000 की, बहुत भारी होता है ट्रक इन कंपैरिजन टू साइकिल। ट्रक जब साइकिल को धक्का मारेगा, ठीक है, तो अगर मान लो तो ये कोई मैथ्स वैथ्स छोड़ दो, एक बार कॉमन सेंस की बात सोचो। एक साइकिल वाला जा रहा है, एक ट्रक आया उसको धक्का मार दिया। जब ट्रक धक्का मारेगा तो जो ट्रक जिस स्पीड से चल रहा था उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा वो तो। लेकिन बेचारा साइकिल वाला जो होता है वो तो फेंका जाता है, ठीक है। ट्रक तो वही, ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साइकिल वाला जो होता है वो फेंका जाता है, ठीक है। अगर तुम इसको और बड़ा देखो, तो मान लो कि एक क्या कहते हैं, एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन है उसके सामने क्या है, एक मान लो एक ऑटो आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे कोई मूवी का सीन था कोई, तो एक ट्रेन जा रही है उसके सामने क्या एक ऑटो आ जाता है, ठीक है। वो ट्रेन जब जा रही होगी ना, जैसे वो ऑटो उससे टकराएगा, ठीक है, तो ट्रेन जो होगी वो तो वैसे की वैसी जाती चली जाएगी, ठीक है, और ऑटो जो है वो तो फेंका जाएगा बहुत दूर जा करके। मतलब एक बात समझो कि m1 की स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन m2 की जो स्पीड होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा। कितना ज्यादा आएगा जरा देख लेते हैं। तो देखो v2 इक्वल्स टू, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो v2 क्या ले सकते हैं, m1 बहुत बड़ा m2 से। तो मैंने तुमको अभी एक बात बता दी है कि कॉमन सेंस से मैंने बताया तुमको, कॉमन सेंस से क्या बताया मैंने, कॉमन सेंस ये कहता है ना, u1 विल रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन अनअफेक्टेड, बट u2 विल चेंज। अब कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन हमारा कॉमन सेंस, हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल सिचुएशन यही कहती है ना। हाँ, m2 को जीरो ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। किताबों में मुझे लगता है ना इसको m2 को जीरो लिया गया है इजी करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एंड m2 इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, एंड u2 को हम लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस v1 क्या हो जाएगा हमारा, 2m1, m1 बहुत बड़ा है, m1 बहुत बड़ा है तो इसको ले सकते हैं 2m1, m1 बहुत बड़ा है तो नीचे भी m1, m2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी m2 की वैल्यू बहुत छोटी है। तो अगर मान लो मैंने 10,000 में अगर 10 ऐड भी कर दिया तो m1 में क्या फर्क पड़ जाएगा, m1 तो m1 ही रहेगा, इंटू u1 प्लस। अब देखो m2 माइनस m1, अब m1 बहुत बड़ा है अगर, ठीक है, इसको जीरो मान लो, m2 बहुत छोटा है इसको जीरो मान लो, क्या बचेगा माइनस m1। अच्छा,
वैसे भी यहाँ पे U2 क्या है, U2 तो जीरो है ना, U2 तो जीरो माना मैंने। अगर ये जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट जीरो हो गया। V1 क्या बचेगा, ये कट जाएगा 2U1। ठीक, यहाँ पे 2M1 आएगा ना, M1 एक V2 हो जाएगा, नहीं सही तो यहाँ पे हो जाएगा ये V2 इक्वल्स टू 2U। दैट मीन देखो जो सेकेंड बॉडी की जो स्पीड है ना, ठीक है, जैसे साइकिल था या ट्रेन के सामने टेम्पो था, तो सेकेंड की अगर बात की जाए ना तो इसकी जो स्पीड है ना, ठीक है, वो इसकी डबल हो जाएगी। मतलब अगर मान लो एक ट्रक की स्पीड अगर मान लो 10 है और ये साइकिल है जिसकी स्पीड 0 है, तो साइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, डबल से फेंका जाएगी। और अगर हमने V1 की बात की तो V1 क्या हो जाएगा हमारा 2M2U2। तो ये M2 U2 U2 कितना, देखो तो यहाँ पे U2 तो जीरो है ना, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा। प्लस अगर हम इसकी बात करें तो M1 माइनस M2, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, M1 को तो M1 रहने देंगे, M2 को जीरो कर देते हैं, यहाँ भी M1, यहाँ पे U1, ये कितना बचेगा U1। मतलब V1 किसके इक्वल हो जाएगा, U1। मतलब देखो तो इसकी ये U1 था, ये अभी भी U1 V1 भी U1 के इक्वल है, तो U1 विल रिमेन अनअफेक्टेड। देखो मैंने बताया, बट U2 विल चेंज। अब कितना से चेंज हो रहा है, U2 जो हो रहा है अगर रेस्ट में था तो डबल से भागने, ठीक है ना। तो जो हमने अंदाजा लगाया था हमने अपने कॉमन सेंस से, वो आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली भी देखने के लिए मिल रहा है। आई होप सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट केस की बात करें, अगर व्हेन एम M1 इज मच मच स्मॉलर देन M2, ठीक है, एंड अभी हल्का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत हल्का है, और ये बहुत भारी है, उल्टा केस लेंगे, ठीक है। मतलब पहले ट्रक टकरा रही थी साइकिल से, अभी जो है ना साइकिल टकराएगा ट्रक के साथ, उल्टा हो गया। साइकिल को साइकिल टक्कर देगा ट्रक। एक्चुअली इसके लिए और बेटर एग्जांपल हम ले सकते हैं दीवार और बॉल का, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर प्रीवियस देखे तो ये वाला भी, या तो ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, हल्की चीज टकराएगी भारी चीज, हल्की चीज टकराएगी भारी चीज के साथ। M1 जो है M2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और ये वाला मान लो अभी भी ये रेस्ट पे, U2 क्या है, U2 जीरो है। अब क्या होगा देखो, अब अगर हम यहाँ पे लिखे V2 क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे U2 तो जीरो है, ये U2 जीरो हो गया, ये क्या बचेगा यहाँ पे 2M1U1, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 2U1 हो जाएगा ना, क्योंकि अ, ये बहुत छोटा है अगर, ठीक है, V2 अगर हम निकालेंगे तो V2, हाँ, ये अगर बहुत छोटा है M1, तो M1 क्या हो जाएगा, M1 अगर बहुत छोटा है ये तो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू U1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो गया ना। अच्छा, और ये वाले पार्ट की अगर बात की जाए, U2 तो हमने जीरो माना ही था, तो V2 की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है। मतलब अगर साइकिल टकराता है ट्रक से, तो ट्रक के लिए जो V2 है, ठीक है, वो अभी भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। और यहाँ पे कंडीशन और थी U2 इक्वल टू जीरो। तो अगर ट्रक रेस्ट पे है, अगर मान लो उससे आकर के एक अगर बाइसिकल टकराएगी, तो ट्रक अभी भी कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर बॉल है, अगर बॉल जाकर दीवार से टकराती है तो दीवार अभी भी कैसी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें V1 की,
तो V1 की अगर हम बात करें ना, तो अब देखो M1 बहुत हल्का है ना, M1 बहुत हल्का है, ठीक है, और M2 बहुत भारी है। अगर और यहाँ पे U2 कितना, जीरो है, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो U2 हमने जीरो माना। अगर हम इसकी बात करें तो M1 बहुत हल्का है, तो ये इसका मास जीरो ले लेंगे, इसका भी जीरो ले लेंगे। ये क्या बचा, माइनस M2, क्योंकि M1 हल्का है तो उसको जीरो ले लो अप्रोक्सीमेटली, तो माइनस M2 U1 बाय M2, ये कट जाएगा, माइनस मतलब V1 क्या हो गया, V1 हमारा हो जाएगा माइनस U1। कहने का मतलब ये है कि देखो नेगेटिव साइन आ रही है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक बॉल है, ठीक है, उसको हमने दीवार पे फेंका, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम बॉल को दीवार पे फेंकते हैं, हल्की चीज को भारी चीज पे फेंक रहे हैं, दीवार जहां पर थी वही की वही रहेगी। दीवार की इनिशियल स्पीड जीरो थी, दीवार की फाइनल स्पीड भी जीरो ही रही। लेकिन जिस बॉल को हमने फेंका 10 की वेलोसिटी से, ठीक है, वही बॉल अब उसी वेलोसिटी उसी स्पीड से लौट करके आ जाती है। 10 से फेंका तो 10 से लौट के आ जाएगी। देखो U1 था ना यहाँ पे, U1 यहाँ पे भी क्या आ रहा है, माइनस U1 आ रहा है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, दैट हैज एक्चुअली बीन रिवर्स। मेरी बात सबको समझ में आई कि यही बोलो हाँ या ना, इस पे कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, तो इस तरह के तुमको यहाँ पे हमारे सामने एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, बोलो बोलो। डाउट है किसी को? अब एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ मैं एक मिनट, इसको अभी नहीं करवाता, इसको मैं लास्ट में करवाऊँ, ठीक है। अभी हमारा इलास्टिक कोलिजन के हमने एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के हमने देख लिए कि उसके केसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में दो बातें हमने सीखी थी, उसका V1 निकाला, V2 निकाला, अच्छे से पढ़ लिया हमने उसको, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि टॉपिक हमारा होगा इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, लेकिन देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो इनइलास्टिक कोलिजन है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल कोलिजन। तो जब भी हमारे लाइफ पे पता है कोई भी कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, ठीक है। हाँ, स्टील बॉल यूज करोगे तो हमारा कोलिजन 98% तक इलास्टिक होता है, फिर भी थोड़ा सा उसमें लॉस तो होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसका एविडेंस ये होता है, स्टील बॉल भी जब टकराती है ना तो आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज कहाँ से आती है, जो काइनेटिक एनर्जी थी उसी का कुछ हिस्सा जो होता है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट। तो नेचर में जो आपको कोलिजन मिलते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता ही होता है, ठीक है। इसमें इसका एक्सट्रीम केस, इसका ही एक्सट्रीम केस हो जाता है प्लास्टिक कोलिजन। मतलब जो इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। व्हाट इज प्लास्टिक कोलिजन, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, फिजिक्स की आपको बोला ब्लूप्रिंट,
मैंने बोला था ना इससे लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन से 20 मार्क का है, वर्क एनर्जी पावर से 20 मार्क। वर्क एनर्जी पावर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना आज, ठीक है। इस पे कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसके बाद क्या कहते हैं कोलिजन का, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 मार्क वाले आएंगे ना, 5 मार्क वाले भी आएंगे, 3 मार्क वाले भी आएंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। सेकंड, देयर इज लॉस इन, देयर इज मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फुल मैक्सिमम मतलब ये नहीं होता है कि पूरी की पूरी लॉस हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस होता है। और लास्ट पॉइंट होता है देयर इज द बॉडीज आफ्टर कोलिजन मूव टुगेदर, ठीक है। बॉडीज आफ्टर कोलिजन मूव टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो प्लास्टिक कोलिजन है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम कैसे लिखते हैं देखो तो। इसका इसकी कोई इसकी डिटेल्स ना कोई बहुत ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। इसको तो थोड़ा सा देख लेंगे अभी। जैसे कि मान लो प्लास्टिक कोलिजन का अगर बोला जाए ना, तो मान लो दो बॉडी है, एक की स्पीड u1 है, एक की स्पीड u2 है, टकराया, ऐसे जाके चिपक जाए, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी v हो जाए, चिपक जाता है। जैसे मान लो कोई गोली है, ठीक है, हमने कोई गोली चलाई, ठीक है, गोली जाती है, ठीक है, और जा करके ना इससे जा करके क्या कहते हैं किसी ब्लॉक पे घुसती है। अब वो ब्लॉक और गोली जो है ना साथ साथ मूव करती है, ठीक है। जब वो गोली और ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, हमने बोला कि वो चिपक गए, ठीक है। तो चिपक गए तो उनकी दोनों की रफ्तार जो होती है, दोनों की जो स्पीड होती है वो कॉमन हो जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कोलिजन। जब दो बॉडी कोलिजन के बाद चिपक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या ले सकता हूँ, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। ये हमारा हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये, फाइनल मोमेंटम में फायदा क्या हो जाता है कि आपको v1 v2 अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो चिपक गई बॉडी था, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब ये पूछ लेगा कि बताओ इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा फाइनल और इनिशियल का, कुछ भी पूछ सकता है अपने से, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो ऐसे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। तो लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल कितनी एनर्जी थी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, ये हो गया लॉस। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, प्लास्टिक कोलिजन, क्लियर। तो प्लास्टिक कोलिजन में तीन बातें सबको याद रखनी है, ठीक है। एक्सट्रीम केस, ठीक है, सब कोई भी दो कोलिजन अगर होगा, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, अगर बॉडी टकराती है तो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बॉडी चिपक जाती है साथ में, तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। हम लोग इस चीज को जो है ना थोड़ा समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू अभी, लेकिन खाली ये लर्न कर लो मैक्सिमम लॉस होता है। तो पढ़ाने का
ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस को अपना मतलब वहां पे देख लेंगे। उसके बाद देखो एक यहाँ पे टर्म और मैं दिखाता हूँ, इस टर्म का नाम है कोफिशिएंट ऑफ। इसमें ना तुम लोग के कोलिजन के पहले ना ये तो छोटे छोटे टॉपिक छूट गए, पावर हो गया, ठीक है, फिर एक तो ग्राफ है, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका सिंबल हो जाता है ई, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है ई। एक छोटा सा देखो, इसको बच्चों को क्या समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हेलो, काफी तरह पढ़ा रहा हूँ। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, ठीक है। मान लो हमने एक बॉल को फेंका ग्राउंड पे, ठीक है, बॉल को हमने जब ग्राउंड पे फेंका तो ये यू जीरो था इसके लिए, जैसे ग्राउंड पे पहुंचा इसकी स्पीड जो है ना, बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड हो जाती है 10। तो कभी भी अगर डे टू डे लाइफ पे देखो ना, कोई भी तुमने बॉल लिया, अगर तुम जिस हाइट से फेंकते हो बॉल को, उस हाइट से बॉल टकराने के बाद ऊपर नहीं उठती, वो यहाँ पे आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब बॉल टकराती है ग्राउंड से, टकराएगी तो 10 की स्पीड से, लेकिन टकराने के बाद इसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। कितनी होती है स्पीड, वो डिसाइड करता है कि कितनी ऊंचाई तक की जाएगी, ठीक है। तो कभी भी तुम कितनी भी अच्छी बॉल ले लो, ठीक है, कितनी भी पिंग पॉन्ग बॉल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कभी भी यहाँ जिस हाइट से गिरती है ना, उस हाइट तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड का लॉस हो जाता है, और साउंड में कन्वर्ट कर जाती है, पोटेंशियल में कन्वर्ट कर जाती है, किसी में भी हो। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि किस रफ्तार से बॉल ग्राउंड से टकराई, तो किस वेलोसिटी से टकराई, इसके लिए हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? आंसर है 10। 10 से ये जाती है, टकराने के बाद अभी बॉल ऊपर जाएगी। अब पहले ये ग्राउंड की तरफ अप्रोच कर रही थी, जब ये टकरा जाएगी, अब ये ग्राउंड से अवे जाएगी, ग्राउंड से सेपरेट हो, तो हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? तो मैंने बोला, मान लो ये ऊपर जाती है 8 की स्पीड से, ठीक है, तो मैंने बोल दिया 8 है वो, ठीक है, 10 से कम ही हो। अब पूछा गया कि बताओ इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये हो जाता है, इसका निकालने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 8 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, दैट इज 0.8। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, किस रफ्तार से आई और किस रफ्तार से लौटी, जिस जिस वेलोसिटी से वो लौटी है, ठीक है, उसको हमने आने वाले से डिवाइड कर दिया और आंसर हो गया। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, नेचुरल सी बात है, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अप्रोच बाय सेपरेशन है कि सेपरेशन बाय अप्रोच। तो एक चीज याद रखना हमेशा कि ई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी कब होगी? जब 8 ऊपर होगा 10 नीचे होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर मैं जनरल बात लिखूं ना, तो हमने क्या पढ़ के रखा था? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला था v2 माइनस v1, और अप्रोच का क्या था? u1 माइनस u2 था। ये हमारा क्या बन जाएगा? e के लिए एक्सप्रेशन। अगर तुम अर्थ वाले से समझ के याद रखोगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगी कि अच्छा जा रही थी वो ऊपर, आ रही थी वो नीचे, ठीक है, उसके बाद तुम फॉर्मूले को बैठा दो। ये अपने आप में काम की चीज होती है। ई ई की वैल्यू अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर हम बात करें ना, तो ई की वैल्यू कब थी 1? ई की वैल्यू कब थी 1?
E equal to 1, ठीक है, when collision is plastic, इलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होते हैं बराबर हो जाते हैं, जिससे कि हम बोलेंगे कि कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। दूसरा, अगर E की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है तो हम क्या बोलेंगे कि कोलिजन इज इनइलास्टिक, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हम देखें, यहाँ वाले केस में अगर देखा जाए तो कोलिजन कैसा है, ये इनइलास्टिक, ठीक है। और प्रैक्टिकल सिचुएशन पे जो भी आपको E की वैल्यू मिलती है वो इनइलास्टिक के लिए ही होती है, तो E की वैल्यू जनरली 0.5 0.4 ऐसा है। E जितना छोटा होगा कोलिजन उतना ज्यादा इनइलास्टिक होगा, E जितना नियर टू 1 होगा कोलिजन उतना ज्यादा इलास्टिक की तरफ। तीसरा पॉइंट, अगर E की वैल्यू 0 है मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ E 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अप्रोच इनटू 0 तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। मतलब उस सिचुएशन में मैंने क्या बताया कि जैसे बुलेट जाती है ब्लॉक से टकराती है, तो जब वो ब्लॉक के अंदर घुस जाती है, वो ब्लॉक और बुलेट जो होते साथ साथ चलते, वो बुलेट और ब्लॉक सेपरेट नहीं होते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि वो जो कोलिजन होगा वो कैसा हो जाएगा, दैट कोलिजन विल बी प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो E इक्वल टू 0 कोलिजन इज, E इक्वल टू 0 व्हेन कोलिजन इज प्लास्टिक। सबको समझ में आ गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में जो है ना तुमको B1 B2 दे देंगे, E1 की वैल्यू E की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। और हमसे बोल देंगे U1 U2 कुछ भी निकालने बोला जा सकता है, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। हालांकि हमारे टर्म एग्जाम में खाली इतना ही पूछा जाएगा, कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। पूरे बुक में तो और भी छोटे में खत्म कर दिया। देखो समर, जो मोमेंटम की डेफिनेशन तुम पढ़ रहे हो ना अभी, वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मोमेंटम की प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना वो पढ़ी जाती है क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। कि जो मोमेंटम होता है ना, ठीक है, इट इज द, उसका एक लाइन था, एक दो वर्ड थे, मोमेंटम इज इनवेरिएंट, वर्ड था उसके साथ एक और, मोमेंटम इज इनवेरिएंट का एक वर्ड यूज होता है वहां पे, जहां पे मोमेंटम के लिए जो है ना, वहां पे जाके जब पढ़ोगे ना मॉडर्न फिजिक्स पे, तो वो मास से रिलेट नहीं किया जाता, तो वहां पे उसके लिए E इक्वल टू एच बाय लेमडा करके यूज होता है फॉर्मूला वहां पे, ठीक है। तो वो अब जो तुमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी है वो अधूरी है, जब तुम मॉडर्न फिजिक्स जाके पढ़ोगे ना तो वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा, वो क्लास 12 के लास्ट में आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। जैसे कि यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अगर, ये तो हो नहीं पाएगा ये तो, तो अभी इतना नहीं हो पाएगा, ये बहुत छोटा सा, मतलब कि वो लंबा चला जाएगा वो, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी क्या कहते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, ठीक है। कल मैं क्लास लूंगा ना 3 बजे, नहीं वापस अभी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। कल मैं 3 बजे क्लास लूंगा ना, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कल खत्म हो जाएगा, इसके हम लोग कल कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, और तुम लोग अपने एससी वर्मा से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बिकॉज देखो जितना मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमको तुम्हारे सारे सवाल नहीं बनेंगे एससी वर्मा से,
फिर भी जितने भी बनते ट्राई करो, उसको कोशिश करो एग्जाम्पल देख करके, अर्जित के बुक से एग्जाम्पल देख के कोशिश करो, ठीक है। और जितने भी बनते हैं उसको करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज परसों से, कल तो ये चैप्टर मैं पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, परसों से लगभग मैंने बता के रखा है 10 से 15 दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस की ही क्लास चलेगी, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी क्लासेस सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए है, सिलेबस अपना खत्म करने के लिए। तुम लोग घर पे ट्राई करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है।